बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। आपकी हौसला अफजाई से हमारी मेहनत और बेहतर हो सकेगी। हमें आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। यहाँ 7:30 बजे हैं। तुम्हारे यहाँ इस वक्त 11:30 बज रहे होंगे। 2 घंटे बाद तुम एयरपोर्ट जाओगी तो वहाँ मेरी जरूरत पेश आएगी। 2 घंटे बहुत होते हैं, तुम सो जाओ। मैं जरूरत के वक्त तुम्हें आकर जगा दूंगी। मैं अपने दिमाग को हदायत देकर सो गया। 2 घंटे पहले ही मेरी आंख अचानक खुल गई, क्योंकि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था और कोई नशा भी नहीं करता था, इसलिए मेरी सांसें काबू में रहती थी। पराई सोच की लहरों को फौरन मेरा दिमाग महसूस कर लेता था। रसवंती मुझे जगाने आई थी। इसकी सोच की लहरों को महसूस करते ही मैं बेदार हो गया। इसने कहा, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, मेरे साथ रहो। वो एक कार में बैठी एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। इसके पास कोई पार्स नहीं था। इसने कहा, फरहाद, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने अपनी आंखों से अपने बच्चों को सूटकेस में सिलेंडर के साथ बंद होते देखा है। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है। मैं हर सांस में अपने बच्चों के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हूँ कि वो बेखैरियत रहें, इन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। वो अफीम के नशे में सो रहे होंगे। हाँ, वो आराम से सो रहे हैं। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने चेहरे पर जरा भी घबराहट न आने दो। तुम एक अजनबी औरत के मेकअप में हो। दुश्मन तुम्हें बगौर देखेंगे, तुम्हारे चेहरे के मेकअप को समझने की कोशिश करेंगे। चेहरे के तासरात जरा भी बिगड़े तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। मैं इसे तसल्लियां देता रहा और बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोता रहा। फिर मैंने सोनिया से राब्ता कायम किया। वो दूसरी गाड़ी में बैठी एयरपोर्ट जा रही थी। इसने कहा, हमारी प्लानिंग में जरा तब्दीली हो गई है। वो कल की फ्लाइट से आएगी। ये अच्छा हुआ तुम दोनों एक ही फ्लाइट से जाती तो दुश्मन और ज्यादा शुबा करते। दोनों के सामान से कोई गैर कानूनी चीज बरामद होती या ना होती, लेकिन वो सख्ती से चेक करते और किसी न किसी इल्जाम में दोनों को यहीं रुकने पर मजबूर कर देते। यही सोचकर मैंने रसवंती को मशवरा दिया था कि वो एक अजनबी औरत के मेकअप में रहे। इसे कोई पहचान नहीं सकेगा, बशर्ते के वो एंटी मेकअप कैमरे के सामने से बेखैरियत गुजर जाए, और अल्लाह ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा। बाकी मैं और सबाता रह जाती हैं। सबाता नहीं जाएगी तो सिर्फ मुझ पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मैं ऐसे लोगों से निपट लूंगी। क्या तुम इज्जत अली की प्लानिंग से पूरी तरह मुतमिन हो? इस दौरान में तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। इसने मुझे इसकी प्लानिंग बताई थी। सच पूछो तो बिल्कुल यही प्लानिंग मेरी थी। मैं दोनों बच्चों को अलग अलग सूटकेसों में गैस सिलेंडर के साथ बंद करके स्मगल करना चाहती थी। इसके लिए मैंने जेम्स मैकले से $10,000 नकद के देकर कस्टम ऑफिसर के हाथ में रख दिए थे। इससे वादा किया था कि जैसे ही मेरे दोनों सूटकेस तैयारे में पहुंचेंगे, इसे $10,000 और मिल जाएंगे। इस ऑफिसर ने अपनी जिंदगी में $10,000 कभी यकमुश्त नहीं देखे थे। वो मेरे इशारों पर नाचने के लिए तैयार हो गया। इसके अलावा जेम्स मैकले का असर और रसूख है, यहाँ के कस्टम वाले हर माह इससे अच्छी खासी रकम वसूल करते रहते हैं। इसलिए इन्होंने कह दिया था कि अगर भारतीय इंटेलिजेंस वाले मुदाखलत न करें तो वो हमारा कोई भी माल यहाँ से जाने देंगे। बहरहाल जब इज्जत अली ने ये जिम्मेदारी ले ली है तो हमारे सर से ये बोझ टल गया है। मैं पूरी तरह मुतमिन हूँ कि हमारे दोनों बच्चे बेखैरियत बैंकॉक पहुँच जाएंगे। मैं रसवंती के पास जा रही हूँ। एक अहम बात सुन लो, मैंने इज्जत अली को प्लानिंग में तब्दीली की है। थोड़ी देर पहले रसवंती को भी बता दिया है, तुम्हें भी बता रही हूँ। वहाँ एंटी मेकअप कैमरे के सामने औरतें एक कतार में खड़ी होती हैं। बारी बारी इस कैमरे के सामने से गुजरती हैं और अपने चेहरों के तीनों जाविये पेश करती हैं। जब रसवंती इस कतार में जाएगी तो इससे आगे एक औरत होगी जो नीली साड़ी और नीले ब्लाउज में होगी। वो औरत डबल मेकअप में है। पहले मेकअप में वो सांवले चेहरे की एक औरत है। इसके नीचे जो मेकअप है वो रसवंती का गोरा गुलाबी मुखड़ा है। जब वो इस मेकअप कैमरे के सामने जाएगी तो इंकिशाफ होगा कि कैमरे के सामने रसवंती बेनकाब हो गई है, लिहाजा वो औरत दार ली जाएगी। सोनिया, प्लान तो बहुत अच्छा है और वजाहत करो। जब वो औरत कैमरे के सामने पहुंचे तो तुम ख्याल खुआनी के जरिए कैमरे के पीछे खड़े हुए दुश्मन के दिमाग को हल्का सा झटका पहुंचाओगे। इस तरह दुश्मनों के शुबा को तकवीयत पहुंचेगी। रसवंती दिमागी तौर पर ट्रैप करके एंटी मेकअप कैमरे के सामने से गुजरना
करना चाहती थी लेकिन नाकाम हो रही है। वेरी गुड। इस तरह वो पूरे यकीन के साथ इस औरत का पकड़ कर ले जाएंगे और इसके पीछे खड़ी हुई रसवंती जब इन्हें मेकअप कैमरे के सामने पहुंचेगी तो वहां ड्यूटी पर मौजूद अफराद को हम अपने तौर पर ट्रैप करेंगे। रसवंती वहां से गुजर जाएगी, लेकिन ये बताओ जो औरत रसवंती के रूप में पकड़ी जाएगी वो कब तक रसवंती का रोल प्ले करती रहेगी? वो बहुत चालाक और तजर्बाकार औरत है। मैंने रसवंती को समझा दिया है, जैसे ही वो औरत गिरफ्तार हो इसके दिमाग में वक्तन फवक्तन जाती रहा करे और दुश्मनों के सामने वक्त जरूरत टेलीपैथी का मुजाहरा करती रहे ताकि दुश्मनों को यकीन हो जाए कि जिस औरत को गिरफ्तार किया गया है वही रसवंती है। कमाल हो गया सोनिया, तुमने इज्जत अली की प्लानिंग को इतना ठोस और मुस्तहकम कर दिया है कि दुश्मन अब रसवंती और दोनों बच्चों की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। सारी तवज्जो फर्जी रसवंती की तरफ होगी। पारस से ज्यादा इन्हें रसवंती चाहिए और वो रसवंती को इस औरत की सूरत में हासिल करके खुश फहमी में मुब्तला होते रहेंगे। मैं अभी आता हूँ। रसवंती एयरपोर्ट पहुँच रही होगी। जब मैं रसवंती के पास पहुँचा तो वो एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हो रही थी। मैंने कहा, मैं इज्जत अली के पास जा रहा हूँ, तुम इत्मीनान से आओ, जरा भी चेहरे से घबराहट जाहिर न करना। सोनिया ने तुम्हें बता दिया होगा कि तुम्हारे सामने कतार में एक औरत आएगी जो नीले रंग की साड़ी और नीले रंग का ब्लाउज पहने हुए होगी। मुझे मालूम है तुम फौरन इज्जत अली के जरिए इन लोगों के पास पहुँचो जो एंटी मेकअप कैमरे के आसपास ड्यूटी पर हैं। मैं वहाँ पहुँच गया। इज्जत अली के जरिए इन चंद लोगों तक पहुँचा जो एंटी मेकअप कैमरे के आसपास ड्यूटी पर थे। इनमें से दो इज्जत अली से ताल्लुक रखते थे। इनके जरिए पता चला एयरपोर्ट की इमारत के एक कमरे में बड़ा सा टीवी स्क्रीन है जहां भारतीय और नेपाली इंटेलिजेंस के दो बड़े अफसर बैठे शराब पी रहे हैं और स्क्रीन पर इन औरतों को देख रहे हैं जो बाहर एंटी मेकअप कैमरे के सामने से गुजरती जा रही हैं। जब रसवंती इस कतार में पहुंची तो इससे आगे एक नीली साड़ी वाली औरत आकर खड़ी हो गई। इन दोनों से पहले 4 मुसाफिर औरतें थी। वो बारी बारी कैमरे के सामने जाती थी और वहां खड़े हुए अफसरान की हदायत के मुताबिक कभी दाएं घूम जाती थी कभी बाएं। इस तरह इनके चेहरे के मुख्तलिफ जाविये देखे जा सकते थे। जब नीली साड़ी वाली की बारी आई और वो कैमरे के सामने जाने लगी तो मैंने कैमरे के पीछे खड़े हुए अफसर के दिमाग को हल्का सा झटका पहुंचाया। इसके साथ ही मैं और रसवंती ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए इन दो अफसरान के दिमाग में पहुंचे जो कमरे में बैठे टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। जैसे ही रसवंती का चेहरा नजर आया उन्होंने अलार्म का बटन दबाया। कैमरे के आसपास खतरे का सायरन बजने लगा। तमाम मुसल्लह फौजी चारों तरफ से इस नीली साड़ी वाले को घेर कर खड़े हो गए। रसवंती जरा पीछे हट गई थी। वो नीली साड़ी वाली को पकड़ कर ले जा रहे थे। वो झुंझला रही थी, एहतजाज कर रही थी, लेकिन कोई इसकी सुनने वाला नहीं था। जब वो वहाँ से चली गई तो कैमरे के पास ड्यूटी देने वाले लोग तकरीबन मुतमिन हो चुके थे। जिसकी जरूरत थी वो गिरफ्तार हो चुकी थी। आला अफसरान की हदायत के मुताबिक सिर्फ अना मेरिया को स्क्रीन पर देखना रह गया था। इनके ख्याल के मुताबिक अना मेरिया जबरदस्त किस्म का फ्रॉड कर सकती थी। अपने मेकअप में किसी को तैयारे में भेज सकती थी और नेपाल में रहकर किसी दूसरे मेकअप में दोनों पार्स को लेकर किसी दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश कर सकती थी। इन अफसरान ने देखा औरतों की कतार के आखिर में अना मेरिया खड़ी हुई थी। रसवंती पर शुबा नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो अना मेरिया के कादा और जिसामत से मुशाबहत नहीं रखती थी। इसलिए जब रसवंती कैमरे के सामने आई तो इस वक्त तक इज्जत अली का खास आदमी कैमरे के पीछे ड्यूटी देने के लिए पहुंच चुका था। दूसरे मैं और रसवंती दिमागी तौर पर इन अफसरान के दिमाग पर काबज हो गए थे और इन्हें इस नीली साड़ी वाली की गुफ्तगू में उलझा रहे थे जो रसवंती साबित हो रही थी। एक ने कहा, यकीनन ये रसवंती है कैमरे के पीछे जो खड़ा हुआ है। इसने अभी रिपोर्ट भेजी है कि इसके दिमाग को हल्का सा झटका लगा था। इस तरह ये कैमरे के सामने से गुजर जाना चाहती थी। इनकी बातों के दौरान में इनके मुसल्लह फौजी इस नीली साड़ी वाली को कमरे में ले आए थे। वो दोनों अफसरान टीवी स्क्रीन की तरफ देखना चाहते थे, लेकिन आने वाली औरत ने फौरन ही चैलेंज किया, अगर मुझे ना छोड़ा गया तो मैं अभी टेलीपैथी के जरिए तुम दोनों के दिमागों को झटके पहुंचाऊंगी। नीली साड़ी वाली की बात ऐसी थी जो इन्हें टीवी स्क्रीन की तरफ देखने की बजाय इसी को देखते रहने पर मजबूर कर रही थी। अब इन्हें स्क्रीन पर देखना ही क्या था, जबकि सामने खड़ी हुई रसवंती इन्हें चैलेंज कर रही थी। फिर इस चैलेंज के मुताबिक मैंने और रसवंती ने बारी बारी दोनों अफसरान को हल्का सा झटका पहुंचाया। इस औरत ने कहा, अब तुम लोग अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी जगह से उठकर मेरे सामने बाअदब खड़े हो जाओगे। इसके साथ
साथ ही मैंने और रसवंती ने दोनों अफसरान को एक झटके से इनकी जगह पर खड़ा कर दिया। इतना सबूत काफी था। इस वक्त तक रसवंती कैमरे के सामने अपने 3 जाविये पेश करके गुजर चुकी थी। मैं फर्जी रसवंती के दिमाग में मौजूद रहा था ताकि वो कामयाबी से अपना रोल अदा करती रहे। वो अफसरान जो बेइख्तियार खड़े हो गए थे, इन्होंने फौरन ही अटेंशन होकर कहा, मदाम हम आपके दुश्मन नहीं दोस्त हैं, बल्कि दोस्त भी नहीं खादम हैं। आप हमें आजमा कर देखें, हमें अपनी खिदमत का मौका दें। हमने आपको गिरफ्तार नहीं किया, ढूंढ निकाला है और ढूंढते वही हैं जो किसी को चाहते हैं। भगवान भगत लोग भगवान को तलाश करते हैं, हम आपके भगत हैं। हमने आपको तलाश किया है, क्या आप हमारे इस जज्बे की कदर नहीं करेंगी? वो एक कुर्सी पर बैठ गई, फिर बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम लोगों ने मेरी नींदें उड़ा दी हैं, मेरी भूख प्यास मर गई है। जहाँ जाती हूँ सब दोस्ती का दावा करते हैं, सब ही मेरे पीछे भागते हैं, समझ में नहीं आता आखिर मुझे इस दुनिया के किस हिस्से में सुकून और आराम से ठिकाना मिलेगा। फौजी अफसर ने कहा, मादाम आपकी ये जन्मभूमि है, आपने यहाँ जन्म लिया था, ये आपका देश है, यहीं आपको आराम और सुकून मिलेगा। आप एक बार आजमा कर देखें, इसके बाद हमें यकीन है आप खुद ही जाने का नाम नहीं लेंगी और अपने देश की भलाई के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगी। इसने नागवारी से कहा, अभी मैं किसी सलाहियत का जिक्र ना तो सुनना चाहती हूँ और ना करना चाहती हूँ। प्लीज मेरे लिए एक प्याली चाय मंगवाई जाए, काफी हो तो बेहतर है। फौरन इसके लिए नाश्ते और काफी का ऑर्डर दिया गया। इसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। एक ऑफिसर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से नेपाली इंटेलिजेंस के दफ्तर से एक भारतीय फौजी सीनियर अफसर कह रहा था, मैं रवि कुमार से बात करना चाहता हूँ। नेपाली इंटेलिजेंस के अफसर ने भारतीय ऑफिसर की तरफ रिसीवर बढ़ा दिया। इसने रिसीवर लेकर कहा, हेलो मैं रवि कुमार बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, अभी हमारे पास सुपर मास्टर के एक मास्टर का फोन मौसूल हुआ था। मास्टर ने चैलेंज किया है कि इसने असली पार्स को हासिल कर लिया है। रसवंती का सुराग ना मिल सका, वरना इसे भी अगवा कर लिया जाता। शायद वो फर्जी पार्स को लेकर कहीं छुपी हुई है। मास्टर हमारे जरिए रसवंती तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहती है, इसे हासिल करना चाहती है तो सुपर मास्टर की तंजीम में किसी से भी राब्ता कायम करे। लेकिन नेपाल और भारत से निकलने के बाद इस मामले पर बातचीत होगी। भारत की हदूद में वो पारस के सिलसिले में रसवंती से कोई सौदा नहीं चाहते। नीली साड़ी वाली फोन पर बात करने वाले अफसर को देख रही थी और मैं इसे चुपचाप बता रहा था कि फोन पर क्या बातें हो रही हैं। जैसे ही उसे असली पारस को अगवा किया गया है, जो कि खालिस्तान एक ड्रामा था, तो वो एकदम चीख मारकर खड़ी हो गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कोई नहीं ले जा सकता, वो सुपर मास्टर के हाथ नहीं लग सकता। ऑफिसर ने कहा, देवी जी जरा सब्र से काम लें, हम इस सिलसिले में मालूमात हासिल कर रहे हैं। मेरे रहते हुए आप क्या मालूमात हासिल करेंगे? चीफ ऑफिसर से कहिए कि सुपर मास्टर के किसी भी आदमी से फोन पर राब्ता कायम करे, मैं तुम्हारे चीफ के दिमाग में पहुंच जाऊंगी। फिर इसके जरिए सुपर मास्टर के किसी भी आदमी के पास पहुंचकर अपने पारस के लिए बात करूं। इसने फोन पर अपने चीफ ऑफिसर से पैगाम दोहराया। इससे जवाबन कहा, अच्छी बात है, मैं अभी यहाँ के मास्टर से राब्ता कायम करता हूँ। वो राब्ता कायम करने लगा। जैसे ही फोन पर दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, मैं इसके दिमाग में पहुंच गया। वो वहाँ के मास्टर का सेकंड था। इसने रिसीवर के माउथ पीस में हाथ रखकर अपने मास्टर से कहा, भारतीय फौज के एक ऑफिसर बात करना चाहते हैं। इसने रिसीवर लेकर कहा, हेलो ऑफिसर, फरमाइए मुझसे गुफ्तगू की कैसे जहमत गवारा की। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम लोगों ने पारस को अगवा करके अच्छा नहीं किया। इसके फरिश्ते को भी नहीं मालूम था कि पारस को अगवा किया गया है। वो हैरानी जाहिर करना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी सोच में कहा, ये अजीब चक्कर है, यकीनन पारस को किसी ने अगवा किया है और इल्जाम हमारे साथ डाला है। क्यों ना हम यही जाहिर करें कि पारस हमारे कब्जे में है, शायद इस तरह हम भारतीयों से अपने मतलब का कोई काम निकाल सके। वो मेरी सोच से मुतासर होकर बोला, ऑफिसर अगर हमने पारस अगवा किया है तो इससे आपका कोई तल्लक नहीं है, जिससे तल्लक है वो खुद हमसे बात करेगी। ऑफिसर ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम क्या समझते हो हमारी देवी से बचकर निकल जाओगे? वो मेरे जरिए अब तक तुम्हारे दिमाग में पहुंच चुकी हैं। अचानक मास्टर ने एक चीख मारी, फिर रिसीवर इसके हाथ से छूट गया। मैंने चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं रसवंती बोल रही हूँ, इसके दिमाग में पहुंच चुकी हूँ, आप अपना रिसीवर रख लें, मैं इससे निमट लूंगी। मैं मास्टर के दिमाग में पहुंच गया। वो दोनों हाथों से सर में बैठा हुआ था और समझ रहा था कि अभी अभी टेलीपैथी के जरिए इसके
उसके दिमाग को झटका पहुंचाया गया है, इसलिए बेइख्तियार उसके हलक से चीख निकल गई थी और रिसीवर हाथ से छूट गया था। इसी वक्त मैंने इसे मुखातब किया, हेलो मास्टर, मैं रसवंती बोल रही हूँ। वो फौरन उठकर खड़ा हो गया, अटेंशन होकर बोला, मादाम मैं आपका खादम हूँ। मैं ही क्या, हमारा सुपर मास्टर भी आपकी खिदमत के लिए हिमा वक्त तैयार है, आप हुक्म दीजिए। मैंने बात काट कर कहा, ज्यादा खाकसारी जताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमारे दोस्त होते, हमारी खिदमत के लिए इतने ही बेचैन होते तो मेरे बेटे को अगवा न करते। आप क्या कह रही हैं? हम कभी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते। अगर अगवा करते तो आपके बेटे को आपके हवाले करने के लिए खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते। जुबान से कुछ न कहो, चंद लम्हों तक खामोश रहो, मैं तुम्हारे तहतल शऊर में उतर कर तुम्हारी सच्चाई मालूम कर लूंगी। वो चुप हो गया। मैं थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद बोला, तुम दुरुस्त कहते हो, तुम्हें पारस के अगवा के मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है। समझ में नहीं आता कि कौन ऐसी चालें चल रहा है। मादाम, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरे दिमाग की तह में उतर कर मेरी सच्चाई को तस्लीम कर लिया। आप हुक्म दे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इस वक्त बड़ी मुसीबत में हूँ। एक औरत के मेकअप में यहाँ से गुजरना चाहती थी, एंटी मेकअप कैमरे से भी गुजर जाती। मैंने कैमरे के पीछे खड़े हुए एक शख्स के दिमाग को झटका भी पहुंचाया, लेकिन फिर भी पकड़ी गई। इस वक्त एक भारतीय और एक नेपाली इंटेलिजेंस के ऑफिसर के सामने बैठी हुई हूँ। यूं तो ये दोनों मेरा लिहाज कर रहे हैं, मेरी खिदमत करने का जुबानी दावा भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ अब यहाँ से मेरी रिहाई मुमकिन नहीं है। आपके साथ फरहाद की पूरी टीम और बाबा साहब का पूरा इदारा मौजूद है, फिर भी आप मायूस हो रही हैं। मेरी मायूसी की सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसे वक्त जबकि मैं भारतीय हुकूमत के शिकंजे में आ गई हूँ, पारस को किसी ने अगवा किया है। मैं भारतीय हुकाम से कहूंगी कि पारस मेरे पास नहीं है, मास्टर के आदमियों ने अगवा किया है, तो आप ये इल्जाम अपने सर नहीं लेंगे क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया। इधर मेरी बात झूठी समझी जाएगी, ये लोग यही समझेंगे कि मैंने पारस को कहीं छुपा दिया है और इनसे बहाने कर रही हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये रेड पावर वालों की शरारत है। वो भारतीय हुकूमत के सामने खुलकर काम नहीं करना चाहते, आपको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पकड़ सकते, ना ही पारस को अगवा करने का दावा कर सकते हैं, क्योंकि इस हुकूमत से इनके बड़े देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मैं भी यही समझती हूँ, यकीनन इन लोगों ने ऐसा किया है। अफसोस कि मैं इनके दिमाग में नहीं पहुँच सकती। पता नहीं वो कौन है, कहाँ रहता है। वो जहाँ भी रहता होगा मेरे सामने कभी नहीं आएगा, मुझसे छुपता फिरेगा। आप भारतीय अफसरान से अपना यही ख्याल जाहिर करें, इन पर जोर डालें कि वो यहाँ के बास से आपका राब्ता कायम कराएं। यकीनन इन्हीं की शरारत है। मैं वापस फर्जी रसवंती के पास आया, इसे मुख्तसर तौर पर तमाम बातें समझाई, फिर इसके जरिए कहा, ऑफिसर मैं अभी तक ख्याल ख्वानी के जरिए मास्टर के दिमाग में थी, इसके दिमाग को अच्छी तरह टटोल रही थी। इसने पारस को अगवा नहीं किया है, ये किसी और की शरारत है और इस शरारत का इल्जाम मास्टर पर आयद किया जा रहा है। ऑफिसर ने हैरानी से पूछा, ऐसा कौन कर सकता है? आप सोचिए, मैं आपके चीफ को ये बताने जा रही हूँ। मैं इनके चीफ के दिमाग में पहुँच गया, इसे भी बताया कि मास्टर ने पारस को अगवा नहीं किया है, किसी और की शरारत है और जिसने भी ऐसा किया है वो इस हकीकत को छुपाना चाहता है। ऑफिसर ने ये बातें सुनने के बाद सोचना शुरू किया, क्या रेड पावर के आदमी ऐसा कर सकते हैं? मैं चुपचाप इसकी सोच को पढ़ रहा था। मैंने कहा, हाँ आप दुरुस्त सोच रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ के रेड पावर बॉस से राब्ता कायम करें ताकि मैं इसके दिमाग में पहुंचकर इसे टटोलूं और इसके अंदर छुपी हुई बात जाहिर कर दूं। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किए। थोड़ी देर बाद वहाँ के बॉस से राब्ता कायम हो गया। इसने कहा, हेलो, मैं यहाँ का चीफ ऑफिसर रावल बोल रहा हूँ। मेरी आवाज से आपने पहचान लिया होगा। अरे क्यों नहीं मिस्टर रामा राव, आपको भला कौन नहीं जानता? फरमाइए, कैसे याद फरमाया? आपको ये खुशखबरी सुनाने को के रसवंती हमारे हाथ लग गई है क्या? वाकई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि असली पारस को आप ले उड़े। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी इतलात गलत नहीं हो सकती। वैसे आप एतराफ कर लें, बात आई गई हो जाएगी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमने पारस को अगवा नहीं किया है। मैंने चीफ से कहा, अब मैं इसके दिमाग में जा रही हूँ, आप रिसीवर रख दें। चीफ ने कहा, आपने अगवा किया है या नहीं अभी हकीकत मालूम हो जाएगी। श्रीमती देवी आपके दिमाग में पहुँच रही है। और मैं पहुँच गया। थोड़ी देर तक बातें करता रहा, रसवंती की हैसियत से धमकियां देता रहा। वो अपने जुर्म का एतराफ कर ले और पारस को मेरे हवाले कर दे, वो कस्में खा रहा था। मैंने कहा, जरा खामोश
रहो, मैं अभी तुम्हारे दिमाग के तह खाने में उतर कर हकीकत मालूम कर लेती हूँ। वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, उल्लू के पट्टे, तुम दुनिया वालों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन टेलीपैथी जानने वाली रसवंती को नहीं बना सकते। मैं तुम्हारे दिमाग की गहराइयों में उतरकर तुम्हारे जुर्म को पा चुकी हूँ। पारस को तुम्हारे आदमियों ने अगवा किया है। फिलहाल तुम्हें कुछ पता नहीं है कि इसे कहाँ रखा गया है। मैं अभी तुमसे निपट लूंगी। मैंने चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंचकर इसे बताया, मैंने इसका दिमाग पढ़ लिया है। इसके आदमियों ने मेरे बेटे को अगवा किया है। इसे कहाँ छुपाया है ये बास को भी मालूम नहीं है, लेकिन वो इस अगवा का कभी एतराफ नहीं करेगा। आप लोगों से इनके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात भी कायम रखना चाहते हैं और पारस के जरिए मुझे भी हासिल करना चाहते हैं। चीफ ने इस बात में सर हिलाकर कहा, मैं समझ रहा हूँ। मुझे भी शुबा था कि रेड पावर का बॉस यहाँ दोहरी चालें चल रहा है, हमें भी खुश रखने की कोशिश कर रहा है और आपको भी हासिल करना चाहता है। बहरहाल इनके खिलाफ जरूरी इकदाम कर रहा हूँ। वो ट्रांसमीटर के जरिए अपने आला हुकाम से राब्ता कायम करने लगा। वो कहना चाहता था कि रेड पावर की तंजीम के जितने दफातर भारत और नेपाल में हैं, सब पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने पारस को अगवा किया है और अपने इस जुर्म को छुपा रहे हैं। पारस के जरिए रसवंती को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मैं इसके दिमाग से निकल आया। एक फर्जी रसवंती के जरिए जितनी हेरा फेरी करनी थी वो मैं कर चुका था। असली पारस के अगवा का इल्जाम रेड पावर के बास के साथ थोपा जा चुका था। अब वो आपस में लड़ने वाले थे। इतनी देर में रसवंती और सोनिया मुख्तलिफ चेकिंग के मराहल से गुजर चुकी थी और तैयारे में पहुंच गई थी। इनके हाथों में जो अटैचियां थी वो भी तब्दील हो चुकी थी। दोनों अटैचियों में इनके पास एक एक पारस मौजूद था। दोनों सिलेंडर और गैस मास्क के जरिए जिंदा और पैखरियत थे। रसवंती ने मेरे दिमाग में पहुंचकर कहा, फरहाद, ये तकदीर मेरी ममता को किस तरह आजमा रही है। देखो, ये अटैची मेरे पास रखी हुई है, मेरी गोद में रखी हुई है, लेकिन मैं अपने बच्चे को निकाल कर सीने से नहीं लगा सकती। वो अंदर न जाने किस हाल में है। सब्र करो, तहम्मुल से काम लो। अगर जरा भी ममता के जज्बे से बेकाबू होकर अटैची खोलोगी तो तैयारे के अंदर और बाहर ये खबर फैल जाएगी कि अटैची के अंदर बच्चे को लाया गया है। इसके बाद जानती हो क्या होगा? इसने चुपचाप सर झुका लिया। मैंने कहा, तुम्हारे बैंकॉक पहुंचने से पहले ये खबर वहां पहुंच जाएगी। फिर भारत की सीक्रेट सर्विस वाले, थाईलैंड के इंटेलिजेंस वाले और दूसरी तमाम खतरनाक तंजीमें वहां तुम्हारे एतराफ घेरा डाल लेंगी। वहां भी नई मुसीबतें पैदा होंगी। लिहाजा तहम्मुल से काम लो। बाज औकात माँ की ममता अपने बच्चों के लिए हदायत का सबब बन जाती है। इस वक्त तुम्हारी ममता तुम्हारे बच्चों की दुश्मन है। ऐसी ममता को कुचल डालो। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे हुक्म कभी नहीं टाल सकती। तुम्हारी नाफरमानी करने वाली रसवंती मर चुकी है। तुम ममता को कुचलने के लिए कह रहे हो। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को भी फना कर सकती हूँ। अब तुम्हारा ध्यान बटाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि तुम इस फर्जी रसवंती के दिमाग में पहुंच जाओ। मुझे दूसरी जगह भी जाना है, मेरी जरूरत हो तो बुला लेना। वो फर्जी रसवंती के दिमाग को पढ़ने लगी। मैंने उसे बताया कि अब तक इसकी गैर मौजूदगी में मैंने रसवंती बनकर चीफ ऑफिसर और रेड पावर के बास से किस किस्म की गुफ्तगू की है। लिहाजा वो इस फर्जी रसवंती को अपना रोल अदा करने के लिए जो भी इकदाम करे तो मेरी तमाम हेरा फेरी को मद्देनजर रखे। कोई दुश्वारी हो तो मुझसे और सोनिया से मशवरा लेती रहे। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। क्रिस्टोफर मैकी के किचन में अपने लिए 2 अंडे उबाले, चाय तैयार की, फिर हल्का सा नाश्ता करने लगा। मैं इस दौरान में मरजाना के पास पहुंचा हुआ था। वो बल्बा के साथ यूनान के मशरकी साहिल पर पहुंच गई थी। जिमी फाउंडर के गुरीले इन्हें बखरियत ले आए थे। इस वक्त वो जिमी से बातें कर रही थी। वो पूछ रहा था, क्या फरहाद ने कभी आपसे दिमागी राब्ता कायम नहीं किया? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, कभी नहीं। फरहाद जब मुझसे दूर था और जब जजीरे में मेरे नजदीक था तब भी इसने उसे ख्याल ख्वानी करते नहीं देखा। वो कभी मुझसे कोई राज नहीं छुपाता है और ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इसके इन साथियों में से हूँ जिन पर वो अंधा एतमाद करता है। बेशक आपसे वो कोई बात नहीं छुपा सकते। अगर ख्याल ख्वानी करने के काबिल होते तो यकीनन आपसे दिमागी राब्ता कायम करते। मैंने चंद घंटे पहले फरहाद साहब से मुलाकात की है। वो ख्याल ख्वानी से माजूरी जाहिर कर रहे थे। अच्छा ये बताएं, मदाम रसवंती ने तो आपसे राब्ता कायम किया था। मरजाना कोई नादान बच्ची नहीं थी। इसने बेहतरीन एक्टिंग करते हुए नागवारी जाहिर करते हुए बोली, इसका नाम मेरे सामने मत लो। वो पहले भी हमारी दुश्मन थी, आज भी दुश्मन है। दुश्मन न हो
होती तो फरहाद उसे कभी तलाक न देता। जिमी ने परेशान होकर कहा, समझ में नहीं आता वो कौन है जो मुझसे दिमागी राब्ता कायम करता रहा। हमारे आला हुकाम ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई तीसरा शख्स भी ख्याल ख्वानी के काबिल है। वो अपने आप को फरहाद बनाकर पेश कर रहा है। वो कहते हैं ये सब रसवंती की चालें हैं। वो अब तक फरहाद बनकर बोलती रही है। मरजाना ने कहा, फरहाद बनकर वो मुझे भी धोखा दे सकती थी, फिर उसने मुझसे दिमागी राब्ता कायम क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि वो आपकी नफरत को समझती है, शायद इसलिए कि आपसे दिमागी राब्ता कायम करके वो कोई खास फायदा उठा नहीं सकती थी। इसकी बात खत्म होते ही ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हुआ। इसने ट्रांसमीटर को ऑपरेट किया। दूसरी तरफ से पता चला कि इजरायली सीक्रेट सर्विस का चीफ ऑफिसर बात कर रहा है। इसने कोड वर्ड्स के जरिए अपनी शनाख्त कराई, फिर कहा, मैं अटेंड कर रहा हूँ, फरमाइए। अभी इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि रसवंती नेपाल में टेलीपैथी का मुजाहरा कर रही है। वो भारतीय फौज की हिरासत में है। मिस्टर जिमी, इन हालात में तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। आप क्या चाहते हैं? रसवंती अपने बच्चों के मामलात में उलझी हुई है। इसके असली पारस को किसी ने अगवा किया है। शुबा रेड पावर के बास पर है। बहरहाल वो जब तक वहाँ उलझी रहे, इस वक्त तक मिस्टर फरहाद और आला बीबी को हर सूरत में ब्लैक शैडो से छीन लिया जाए, हमारे पास पहुँचाया जाए। ऐसा न हो कि रसवंती फरहाद से इंतकाम लेने के लिए इसे नुकसान पहुँचाए। आप इत्मीनान रखें, मेरे तजर्बाकार मातहत इस बंगले के इतराफ मौजूद हैं जहाँ मिस्टर फरहाद अली तैमूर और आला बीबी को रखा गया है। हम इसलिए जबरदस्त हमला करके इन्हें वहाँ से निकाल लाएंगे। राब्ता खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद ही इसके मातहत ने आकर कहा, वो तो इस बंगले को खाली कर चुके हैं। जिम्मी ने चौंक कर पूछा, क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूँ। वो अब से 3 घंटे पहले ही पेरिस के लिए रवाना हो गए थे। हम धोखा खा गए। इस बंगले में एक बंद गाड़ी आती जाती थी। हम समझ रहे थे फरहाद साहब और मादाम आला बीबी के लिए मुसल्ला गार्ड्स की ड्यूटी बदली जा रही है, लेकिन इस बंद गाड़ी में इन दोनों को ले जाया गया था। हमने यहाँ के फ्लाइंग क्लब में मालूम किया तो पता चला 3 घंटे पहले इनका हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हुआ है। हेलीकॉप्टर में जाने वालों की जो फहरिस्त फ्लाइंग क्लब में मौजूद है, इसमें फरहाद अली तैमूर और आला बीबी का नाम लिखा हुआ है। जिम्मी ने पलट कर दीवार पर जोर से घूंसा मारते हुए कहा, वो मुझसे बचकर कहाँ जा सकता है? मैं ब्लैक शैडो की गर्दन तोड़कर रख दूंगा और फरहाद साहब को जरूर वापस लाऊंगा। मरजाना ने कहा, हम अभी पेरिस जाएंगे। मिस्टर जिमी, फौरन फ्लाइंग क्लब से राब्ता कायम करो। मैंने मरजाना के दिमाग में चुपके से कहा, मैं रसवंती बोल रही हूँ। सोनिया मेरे पास मौजूद है। मैं तुम्हारी एक एक बात इसे बताती जा रही हूँ। वो तुम्हारी जहानत से बहुत खुश है। इसका मशवरा है कि किसी तरह जिम्मी को दोस्त बनाकर पेरिस ले आओ। वहाँ हम इससे निमट लेंगे। क्या तुम और सोनिया पेरिस वापस आ गई हो? अल्लाह ताला का करम शामिल हाल रहा तो आधी रात के बाद पेरिस जरूर पहुंच जाएंगे। इसे समझाने के बाद मैं आला बीबी के पास पहुंचना चाहता था। रसवंती ने कहा, फरहाद जल्दी आओ, जल्दी आओ। अटैची अंदर से हिल रही है। हाय मेरा बच्चा। मैंने फौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। रसवंती के दिमाग में पहुंचा तो देखा सोनिया अटैची उठाकर तेजी से चलती हुई टॉयलेट की तरफ जा रही थी। रसवंती दूसरी अटैची उठाकर जाना चाहती थी। मैंने कहा, रुक जाओ, कोई हमाकत ना करना। जिस अटैची के अंदर बच्चा हिल रहा है, इसे सोनिया ले गई है। इसकी मौजूदगी में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं फरहाद, मेरा दिल नहीं मान रहा है। पता नहीं कौन सा पारस कौन सी अटैची में है। बहरहाल पारस जो भी हो, दोनों ही मेरे लखते जिगर हैं। मेरी 2 आंखें हैं। अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं सब्र नहीं कर सकूंगी। सारा राज फाश हो जाएगा। मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो अपने आप पर काबू रखो। मैं अभी सोनिया के पास से आ रहा हूँ। सोनिया टॉयलेट में पहुँच गई थी। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद अटैची खोलकर इसने देखा, वो मेरा पारस था, मेरा अपना खून था। रसवंती के पास जो अटैची थी, इसमें अली तैमूर था। मेरे पारस के मुंह पर गैस मास्क था और सिलेंडर भी मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती के सिलेंडर की नलकी जो गैस मास्क से मुंसलिक होती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाती है, वो अपनी जगह से हट गई थी। यकीनन अटैची को उठाए रखने और चलने के दौरान कहीं ऐसा झटका पहुंचा था कि वो नलकी अपनी जगह न रह सकी। या तो वो नलकी कमजोर थी या झटका खाते ही टूट गई थी। सोनिया ने फौरन ही गैस मास्क पारस के चेहरे से हटाकर इसे दोनों हाथों में उठा लिया था। अगर अभी मैं रसवंती को ये बता दूं कि मैं टॉयलेट के अंदर क्या देख कर आ रहा हूँ तो वो तैयारे के अंदर चीख पड़ेगी, दाड़े मारकर रोना शुरू कर देगी। फिर नतीजा जाहिर है। इस तैयारे में इज्जत अली के आदमी
इनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं तो दुश्मन भी जरूर होंगे, और अगर ना भी हुए तो ये बात मुसाफिरों के जरिए बैंकॉक के एयरपोर्ट में फैलेगी। वहाँ एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मुसाफिर थे। हम टेलीपैथी के जरिए या किसी और जरिए कितने मुसाफिरों को जुबानें बंद कर सकते थे। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। इज्जत अली की प्लानिंग, सोनिया की जहानत, मेरी और रसवंती की टेलीपैथी ने बड़े कमालात दिखाए थे। बड़ी कामयाबी से हम नेपाल और भारत की सरहद से निकल आए थे। ऐसे ही वक्त तकदीर मजाक उड़ाती है, हाँ मजाक उड़ाती है और कहती है और कोई तदबीर हो तो इसे भी आजमा लो। मेरा नाम तकदीर है, मैं हजार तदाबीर की रुकावटों को तोड़कर हमेशा अपनी मनमानी करती हूँ। यह अखबार की सोनिया ने एक फलक शिगाफ चीख मारी, रसवंती 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 रसवंती। त्यारे में जैसे जलजला आ गया। तमाम मुसाफिर चौंक कर अपनी अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ देखने लगे। एयर होस्टेस, स्टीवर्ड वगैरह दौड़ते हुए उधर जाने लगे, फिर यकलख्त रुक गए क्योंकि तैयारे के एक हिस्से से रसवंती की फलक शिगाफ चीख सुनाई दी, मैं आ रही हूँ मेरा बच्चा। सोनिया ने टॉयलेट के अंदर पहुंचते ही अटैची को खोल कर देखा तो इसका दिल धक से रह गया। पारस के मुंह पर गैस मास्क मौजूद था, गैस सिलेंडर भी था, लेकिन इसकी नलकी अपनी जगह से हट गई थी। वो माँ का दूध पाकर एक ही दिन में बड़ी हद तक सेहतमंद हो चला था। इस बीमार बच्चे के चेहरे पर ताजगी आ गई थी। वही बच्चा अब जानकुनी की हालत में था। अब तब में इसका दम निकलने ही वाला था। सोनिया ने फौरन ही इसके मुंह पर से गैस मास्क हटाकर इसे दोनों हाथों से उठा लिया, फिर इसके मुंह पर मुंह रखकर जोर जोर से फूंके मारने लगी। इसके फेफड़ों तक अपनी सांसें पहुंचाने लगी। मैंने जिंदगी में पहली बार सोनिया को इस कदर परेशान देखा था। वो पारस के साथ अपनी जान भी जाती हुई महसूस कर रही थी, और महसूस क्यों ना करती, वो इसे अपना बच्चा, अपने जिगर का टुकड़ा समझती थी। जितनी मोहब्बत मुझसे करती थी इतनी ही मेरे बेटे से करती थी। फिर भला हो वो परेशान क्यों ना होती। कभी वो इसके मुंह से मुंह मिलाकर फूंके मार रही थी और कभी इसकी दोनों टांगों को पकड़कर उल्टा लटकाकर इसकी कमर पर थपकी मारती थी, फिर इसे सीधा करके फूंके मारने लगती थी। इसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। एक बच्चे की जिंदगी खतरे में थी, बचने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। दूसरे ये राजफाश होने वाला था कि दो औरतें दो अटैची केसों में दो बच्चे स्मगल कर रही हैं। ये सोनिया बला की आजर दिमाग औरत थी। वो बुखलाए बगैर पूरी तरह हवास में रहकर इसे सांसें पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती रही थी। आखिर वो कामयाब हो गई। पारस नॉर्मल तरीके से सांस लेने लगा। वो खुशी से खिल गई। अब इसे फैसला करना था कि क्या करे। बच्चे को जिंदगी मिल गई थी, इसे ममता की जरूरत थी, इसे माँ के दूध की जरूरत थी। दोबारा अटैची में बंद करे सरासर हमाकत होती। ये तजर्बा हो चुका था कि किसी भी वक्त किसी भी वजह से नलकी हट सकती है। अब राज फाश करना लाजमी था। बच्चे को दूध पिलाना निहायत जरूरी था। लिहाजा इसने टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही एक जोर की चीख मारी, रसवंती रसवंती ओए रसवंती। वो मुसरत भरी चीख थी क्योंकि पारस को नई जिंदगी मिली थी, लेकिन रसवंती के दिल में पहले से अंदेशे घर कर रहे थे। इसलिए सोनिया की चीख एक धमाका लगी। तैयारे में जैसे जलजला सा आ गया। तमाम मुसाफिर अपनी सीटों पर से उठकर सर घुमाकर टॉयलेट की तरफ देखने लगे। होस्टेस और स्टीवर्ड वगैरह उधर दौड़ते हुए जाने लगे, फिर इनके कदम रुके। तैयारे के एक हिस्से से रसवंती की चीख सुनाई दी, मैं आ रही हूँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अजीब तमाशा देखने में आया। इस तैयारे में किसी बच्चे को ले जाने की इजाजत नहीं थी। एयरपोर्ट पर सख्त पहरा था। इसके बावजूद उन्होंने सोनिया की गोद में बच्चा देखा। एक स्टीवर्ड ने फौरन आगे बढ़कर पूछा, ये बच्चा कहाँ से आया? सोनिया ने बच्चे को थपकते हुए कहा, अल्लाह की देन है। एक एयर होस्टेस ने पूछा, लेकिन ये बच्चा तो पहले यहाँ नहीं था। जो पहले दुनिया में नहीं होता वो पैदा होता है। ये बच्चा भी अभी इस दुनिया में आया है। तैयारे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब हैरतज़दा होकर मुंह खोलकर इसे तकने लगे। रसवंती ने आकर पारस को ले लिया था। सोनिया कह रही थी, ये बेखरियत है, अब इसे खुराक की जरूरत है। पहले तो वो सब हैरानी से सोनिया को देख रहे थे क्योंकि इसने टॉयलेट में बच्चा पैदा होने की बात की थी। लिहाजा वो यकीन करना चाहते थे कि बच्चे की माँ वही है या नहीं। इतने में रसवंती ने आकर इसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। गोया एक ने बच्चा पैदा होने की खबर सुनाई, दूसरी ने आकर इसे दूध पिलाया। एयर होस्टेस और स्टीवर्ड मुसाफिरों से दरख्वास्त कर रहे थे कि वो अपनी सीटों पर बैठ जाएं, अभी मामला समझ में आ जाएगा। तैयारों के मुसाफिर सड़क छाप नहीं थे, मुहज्जब थे, इसलिए अपनी अपनी जगह बैठने लगे, लेकिन उधर पलट पलट कर देख रहे थे। एक एयर होस्टेस रसवंती से
से कह रही थी, मादाम आप यहाँ से उठ जाएं, हमारे साथ स्टीवर्ड रूम में चलें। ये बच्चा 1.5-2 साल का है, आप झूठ बोलती हैं। इस वक्त तक सोनिया तेजी से चलते हुए अपनी सीट के पास आ चुकी थी। अभी इनकी एक हैरानी दूर नहीं हुई थी कि लोगों ने देखा दूसरे अटैची केस से दूसरा बच्चा बरामद हो रहा था। वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। दूसरे बच्चे के गैस सिलेंडर की नलकी भी किसी वजह से हट सकती थी। जब एक बच्चे के सिलसिले में इंकिशाफ हो ही गया था तो दूसरे को अटैची में क्यों रखा जाता और इसके लिए तशवीश में मुब्तला रहा जाता। लिहाजा इसने बच्चे को निकाल लिया था। मुसाफिर औरतें हैरत से मगर हौले से चीख पड़ी, ओह गॉड, दूसरा भी है। किसी जिंदा दिल ने कहा, बच्चे अटैची से पैदा हो रहे हैं। एक मुसाफिर ने अपनी शरीके याद से कहा, तुम ख्वाह मुख्वाह इतने बरस मज़ारों पर जाती रही, अटैची के पास जाकर मिन्नत मान लो, गोद भर जाएगी। 2 स्टीवर्ड तेजी से चलते हुए सोनिया के पास आए। एक ने कहा, अब हम सारी बातें समझ गए, क्या आप मादाम रसवंती हैं? सोनिया ने स्टीवर्ड रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मादाम वहाँ होस्टेस वगैरह के साथ हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।